आज भी आज फटाफट शुरू करेंगे। पे नंबर 78 ऑनवर्ड MCQ इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, what is the effect of increase in the degree of leverage on the valuation of the firm? लीवरेज बढ़ा दी तो क्या होगा, उसका वैल्यूएशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स अनअफेक्टेड या फिर इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस? तो इसका हमने कल आंसर कर लिया था कि पहले तो उसका वैल्यूएशन जो है पहले वो इंक्रीज होगा, उसके बाद वो डिक्रीज होता है। डी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग में हमने बात किया था फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की बातें, सेल्स की बातें। अकॉर्डिंग टू NOI अप्रोच, with increase in the debt equity ratio the financial risk of equity holders increase करता है, डिक्रीज करता है, नो चेंज, या डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द लीवरेज। डेट इक्विटी रेशियो में अगर डेट बढ़ता है, ठीक है, डेट मतलब ऊपर डेट रहता है, तो अगर डेट बढ़ता है तो उनका रिस्क भी इंक्रीज करता है, ठीक है। इन अ कैपिटल बजटिंग कॉन्टेक्स्ट द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो is called inflow to outflow profitability index is the right answer. The act of placing restrictions on the amount of new investment is called act of placing a restriction on the amount of new investment पर restriction डाल रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं C यानी कैपिटल रेशनिंग, राशन से समझ लो। एक्ट ऑफ प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। जब हम राशन खरीदते हैं तो प्रॉपर खरीदते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं खरीदना है, ठीक है। न्यू इन्वेस्टमेंट हमने नहीं खरीदनी, इतनी ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि वो राशन हमारा इतना ही है, इससे ज़्यादा हमें नहीं खरीदना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन डालते हैं हम कि ये इस मंथ की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, न्यू आइटम के लिए। कैपिटल राशनिंग समझ लो, इसको याद रहेगा, रिस्ट्रिक्शन कैपिटल राशनिंग। Which of the following is true with reference to the term capital structure? तो इसका जो सही आंसर है वो है D, all of the above। क्या है? The term capital structure refers to the percentage of capital money at work in business by type. The term capital structure ordinarily refers to the proportion of debt and equity in the total capital of the company. The term capital structure concerns with the long-term funds in the business। बिल्कुल सही है सारे। आगे जो 21 पर द एक्ट ऑफ प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अमाउंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड, तो भी करके आए हम कैपिटल राशनिंग कितनी बार आ रहा है। 22 पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है एक फिक्स्ड कैपिटल का? नहीं, नॉट लाइकली फिक्स्ड कैपिटल का नहीं है, तो उसका सही आंसर है वो डी है। एक्चुअली फिक्स्ड कैपिटल एज हाई लिक्विडिटी कभी भी नहीं होती है, ये गलत है। 23 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म। कौन सी ऐसे फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फर्म के अंदर? फिक्स्ड कैपिटल क्यों चाहिए, भारी भरकम फिक्स्ड कैपिटल क्यों चाहिए? नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, ये ऑल ऑफ द अबव। तो इसका बेटा सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सबके करके ज़रूरत पड़ सकती है। आगे आ जाओ, structure and amount of long-term equity and debt capitals of a firm is generally referred to as depreciation, working capital, capitalization या conversion। तो इसका सही आंसर बेटा कैपिटलाइजेशन है। वर्किंग कैपिटल तो स्मॉल शॉर्ट के लिए होती है, डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है, कन्वर्जन कन्वर्ट करना होता है। तो आ जाओ जरा 25 पर, DuPont analysis deals with analysis of current, analysis of profit, capital budgeting, analysis of fixed asset। तो DuPont हमेशा बेटा याद रख लेना, इसका आंसर है B यानी एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट। DuPont पॉन्ट जी हमारे जो है वो प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं, P से प्रॉफिट, ठीक है। DuPont प्रॉफिट एनालिसिस, DuPont प्रॉफिट एनालिसिस। आगे आज 26, डेट फाइनेंसिंग इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज डेट फाइनेंसिंग चीपर है, क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट या डिविडेंड्स नॉट पेबल टू द लेंडर्स। तो इसका सही आंसर है वो है सी, बिकॉज ऑफ द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट। जो कि इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसके ऊपर हमारा वो भी टैक्स हमारा डिडक्टिबिलिटी हो जाए, टैक्स डिडक्ट होता है उसके ऊपर। तो डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब भी हम किसी कहीं से उधार लेते हैं तो जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली
उसके ऊपर हमें टैक्स का छूट मिलती है। समझ गए? जैसे घर के लिए भी अपन अगर टैक्स लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें क्या करते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं उस इंटरेस्ट के अमाउंट को, तो वो हमारा इनकम टैक्स में फ़र्क पड़ता है, उसका कम हो जाता है। आगे 27, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अंडर CAPM। ये CAPM क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड? कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर CAPM। यहाँ पे तो कह रहे हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है CAPM, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टमेटिक रिस्क ऑन दी और दी जनरल पेरिल्स इन इन्वेस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये भी है कि हम देख लेते हैं, एक सेकेंड अभी खोलता हूँ। ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो ऊपर है रिटर्न, नीचे है रिस्क, रिस्क टू रिटर्न, ये है रिस्क, ठीक है, ये है रिस्क, और ऊपर है हमारा रिटर्न परसेंटेज। तो रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न, रिस्क प्रीमियम बिटवीन 3 to 9%। रिस्क फी rate is normally taken as the yield on long term government bonds in the country where the project company is based। और नीचे क्या है? बीटा ऑफ द मार्केट, बीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है कि वह ज़रा ध्यान में रख लो, दिमाग में रख लो, ठीक है। मार्केट रिटर्न आती है ऊपर, मार्केट रिटर्न है, रिटर्न परसेंटेज, रिस्क फ्री रेट आता है पहले, फिर मार्केट रिटर्न आती है, और नीचे आता है बीटा ऑफ द मार्केट, बीटा इक्वल टू 1, जहाँ पर ये कट कर रहा है ये लाइन, जहाँ पर क्या है? रिस्क प्रीमियम बिटवीन 3 to 9% है, और यहाँ पर नीचे रिस्क मार्केट है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो टैक्स कहाँ गया? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अंडर CAPM विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या नहीं चाहिए? बीटा फैक्टर नहीं चाहिए, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न नहीं चाहिए, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, फिर रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि C जो है राइट आंसर है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। ये देखो, मार्केट रिटर्न चाहिए, बीटा ऑफ द मार्केट चाहिए, रिस्क मार्केट, रिस्क फ्री रेट चाहिए हमें, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ तो होनी चाहिए, वह मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, रिस्क फ्री रेट भी चाहिए, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए, बीटा फैक्टर भी चाहिए। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। CAPM मॉडल में कैपिटल क्या पढ़ा हमने? CAPM का फुल फॉर्म क्या पढ़ा हमने? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट का प्राइसिंग मॉडल क्या है? इसमें मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो C राइट आंसर। आगे आ जाए जरा 28 का, टैक्स रेट इज़ रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। इसका सही आंसर है डिबेंचर्स, ठीक है। टैक्स के बाद डिबेंचर्स में होती है। एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, ए अभी करके आए हैं, आगे भी लिखा है इसमें। इट रिड्यूसेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कम कर देता है कीमत को, ठीक है। इट डज नॉट डाइल्यूट द ऑनर्स कंट्रोल, करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही है। पहले पूरा पढ़ लिया करो, एक को देख के मत करो। 30th, कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स टू द पब्लिक इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्लोटिंग ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो सही आंसर है वो है C, इसका फ्लोटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू शेयर को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन, ठीक है। न्यू शेयर पब्लिक को डाला तो हमने फ्लोट किया है इसको, याद ऐसे याद कर लो। न्यू शेयर डाले हैं तो हमने फ्लोट किया, फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज मोर देन द फेस वैल्यू शेयर। इक्विटी शेयर हैव हायर रिस्क देन द इक्विटी शेयर्स आर इजीली सेलिएबल, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है वो है B, इक्विटी शेयर्स हैव हायर रिस्क देन द डेट, इसीलिए वो कॉस्टली भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरली एक्सेप्टेड अप्रोच फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना, हमें इक्विटी की कॉस्ट कितनी कीमत पड़ रही है, तो क्या मॉडल है? CAPM है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, रेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्लस रिस्क है, प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो उसको सही आंसर है वो C, रेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्लस रिस्क। वो कॉस्ट ऑफ कीमत कितनी पड़ रही है, इस इक्विटी कीमत कितनी पड़ रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो रिस्क तो आना ही चाहिए।
और रेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड होता है, डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो होगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्लस रिस्क की बातें होती हैं जबकि हम कॉस्ट ऑफ कीमत निकालते हैं कि इक्विटी की कीमत कितनी पड़ रही है, तो रिस्क और प्रेफरेंशियल डिविडेंड से आता है। ट्रू और फॉल्स को हम गोली मारेंगे, हम नहीं करने वाले हैं इसको। चैप्टर नंबर 10 पर आएंगे हम। डिविडेंड एंड रिटेंशन पॉलिसीज़ की बात करते हैं, यानी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस द वेल्थ क्रिएटेड इज रिफ्लेक्टेड इन डैश ऑफ इट्स शेयर्स, एसेट, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड ग्रोथ या डिविडेंड डिक्लेयर्ड। जब बात करते हैं वेल्थ क्रिएटेड, जो वेल्थ क्रिएटेड जब बात करते हैं तो उसके डिविडेंड की ग्रोथ से होता है या किससे होता है? बी इसका सही आंसर है। उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से होता है। किससे पता लगता है हमें? उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट में उस शेयर की वैल्यू कितनी चलती है उससे हमें उसकी ग्रोथ का पता लगता रहता है। अच्छा ग्रो कर रहा है मतलब कंपनी भी ग्रो कर रही होगी। चलो आगे आ जाओ, मार्केट वैल्यू शेयर आ गया। सेकंड, अ शेयर होल्डर हैज़ रिसीव्ड बोनस शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1. व्हाट इज हर स्टॉक होल्डिंग इन द कंपनी? इंडिकेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो जो सही आंसर है वो है डी, स्टेक होल्डिंग रिमेन्स द सेम विद मोर शेयर अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग। उसका अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं तो उसकी स्टेक होल्डिंग सेम ही रहती है, बस शेयर मिल जाते हैं, मोर शेयर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा शेयर मिल जाएंगे, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो बोनस शेयर बेसिकली कुछ काम नहीं करते। बोनस शेयर सिर्फ आपको दे दिया है, सबको दे दिया वो, तो बराबर ही रहेगा, रेशियो सबको बराबर ही रह जाएगा, स्टेक होल्डिंग सेम रह जाएगी बोनस शेयर से। इन द रियल वर्ल्ड कॉरपोरेट फाइनेंस मैनेजर जो है हैव द फॉलोइंग गोल इन माइंड। क्या दिमाग में गोल क्या चलता है वाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, जब डिविडेंड देते हैं तो अवॉइड नीड टू रेज फ्रेश इक्विटी, resort to dividend cuts as and when needed, maintains a long-term target debt equity ratio, projects with a positive NPV are not be cut to pay the dividends। तो मेरे हिसाब से तो डी आना चाहिए। इसका आंसर क्या है? बी का आंसर दे रखा है, रिजॉर्ट टू डिविडेंड कट्स एज एंड व्हेन नीडेड। रिजॉर्ट टू डिविडेंड कट्स एज एंड व्हेन needed. In the real world, corporate finance managers have the following goals in the mind while declaring the dividend. Resort to dividend cuts as and when needed. तो यहाँ पर बी दे रखा है, बी हो सकता है क्योंकि रिजॉर्ट एक्चुअली ये रिजॉर्ट मत समझो इसको। रिजॉर्ट मतलब क्या सॉल्यूशन ढूंढे हम, टू रिजॉर्ट टू डिविडेंड कट्स एज एंड व्हेन नीडेड। अब मेरे हिसाब से तो ये कि रिजॉर्ट मतलब थोड़ा सा रिपेयर करना, शायद डिविडेंड कट इतना फ्रिक्वेंटली ना लगा। कट मतलब डिविडेंड, कई बार क्या होता है डिविडेंड देते नहीं है कि अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा तो हम डिविडेंड नहीं देंगे, ये कर देंगे, इससे एडवर्सली इफेक्ट पड़ सकता है कंपनी पर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर्स हैव द फॉलोइंग गोल इन माइंड वाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड की डिविडेंड कट्स को कितना कम कर सकते हैं, मतलब देना है डिविडेंड्स ताकि कंपनी की पोजीशन अच्छी रहे शायद। आ गया जो फोर्थ का, the dividend decisions are concerned with the frequency of such payment amount to be retained by the firm। इसका देखते हैं आंसर क्या है, डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच पेमेंट की बात होती है, द अमाउंट ऑफ टू बी रिटेन्ड बाय द फर्म की बात होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स की बात होती है, ऑल ऑफ द अबव की बात यहाँ पर होती है। द प्राइस ऑफ ए कंपनीज शेयर्स हैज़ राइजन फ्रॉम 10 to 400. Small investors are complaining that this is affecting their ability to buy the shares in the company. Which one of the following might overcome the problem? Share split तो सही है मेरे हिसाब से ए, क्योंकि स्प्लिट कर देते हैं उसमें बड़े 400 को मान लो आपने 2 में बना दिया या 4 में बना दिया 100 के। ठीक है, A dividend policy of the firm and its market price of the share is determined by dividend policy मतलब उसको प्रॉफिट देना है, और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज डिटर्मिन्ड बाय किससे? बुक वैल्यू से, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग पर शेयर या प्राइस अर्निंग रेशियो से। तो इसका सही आंसर है वो है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस की बात करते हैं ना, अर्निंग पर शेयर से पता लगती है। लो बुक वैल्यू सिग्निफाइज, कम है उसकी बुक वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सी, यानी ए एंड बी अबव। पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है, और लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द बोनस एंड डिविडेंड बात होती है, तब लो बुक वैल्यू होती है। ठीक है, ए एंड बी बोथ की बातें होंगी कि सबको सभी डिविडेंड बांट देना है तो बुक वैल्यू कम आ जाएगी ऑब्वियसली। पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से नहीं मेंटेन कर रहे हैं तभी
ऐसा ही आता है। 4 कंपनीज हैव द फॉलोइंग P/E रेशो, ठीक है। P/E रेशो क्या है अब ये है प्राइस टू अर्निंग रेशो। P/E रेशो लिखा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज द रेशो द शेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक टू इट्स अर्निंग पर शेयर। शेयर प्राइस कितने हैं और उससे अर्निंग कितनी हो रही है, तो प्राइस टू अर्निंग यानी शेयर प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द इंडिकेशन वेदर द स्टॉक एट इट्स करंट मार्केट प्राइस इज एक्सपेंसिव और चीप, ठीक है। तो शेयर प्राइस एक्सपेंसिव है या चीप है, चीप है इससे पता लगता है हमें P/E रेशो, P/E रेशो से, या P/E रेशो यानी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो, प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर, ठीक है। प्रॉफिट कहाँ गया, फिर प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग मल्टीप्लाई द रेशो द शेयर प्राइस की बातें होती हैं। P मतलब प्राइस, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, प्राइस है, बोल जा रहा हूँ, प्राइस ऑफ द शेयर टू द अर्निंग पर शेयर, ठीक है। प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस ऑफ द शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस ऑफ द शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। कितना कॉस्टली पड़ रहा है वो पता लगता है हमें रेशो से। तो प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। आ जाओ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एफ शेयर प्राइस मस्ट बी ट्वाइस दैट ऑफ जी। ओके, इस शेयर प्राइस इज 17 टाइम्स इन इट्स अर्निंग। इसका आंसर देख लेते सीधे सीधे। ए का मतलब है एफ शेयर प्राइस मस्ट बी ट्वाइस दैट ऑफ जी। एफ और जी का देखो 12-24 की बात हो रही है, तो शेयर प्राइस यानी इसका रेशो जो है सीधे सीधे एफ का शेयर प्राइस मस्ट बी ट्वाइस दैट ऑफ जी। शेयर प्राइस भी डबल होगा जितना इसका रेशो बढ़ती है। प्राइस पर शेयर जो है वो डबल होगा, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो दोनों की बराबर ही है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, एफ का प्राइस जो है शेयर का प्राइस डबल होगा दैट ऑफ जी, ठीक है। ओके, डन है। आगे आ जाओ 9th पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द MM थ्योरी फॉर द इररेलेवेंस ऑफ द डिविडेंड्स। इररेलेवेंस ऑफ द डिविडेंड के लिए क्या अजम्पशन नहीं है, इसका आंसर है बी, इररेशनल इन्वेस्टर्स। इररेशनल इन्वेस्टर्स जो है नहीं है एक एजम्पशन, रैशनल होने चाहिए, ठीक है। इररेशनल इन्वेस्टर एक कोई भी एजम्पशन नहीं है, रैशनल होने चाहिए। नो फ्लोटेशन कॉस्ट ये एजम्पशन है, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एजम्पशन है, नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कैपिटल गेन्स एंड द डिविडेंड भी एक एजम्पशन है, लेकिन इररेशनल इन्वेस्टर्स ये कोई एजम्पशन नहीं है, गलती लग रहा है देखने में। अकॉर्डिंग टू द Gordon model, the discount rate used by the investors exhibits dash relationship between the retention rate। तो इसका ये आंसर इसका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद द रिटेंशन रेट। डिस्काउंट रेट यूज्ड बाय द इन्वेस्टर, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रिटेंशन रेट। जितना डिस्काउंट रेट बढ़ेगा उतने रिटेंशन बढ़ेगी, डिस्काउंट रेट जितना बढ़ेगा उतनी ही रिटेंशन बढ़ेगी। ओके, ये नहीं पता था। डिस्काउंट एंड रिटेंशन रेट्स आर अकॉर्डिंग टू GM मॉडल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डिस्काउंट एंड रिटेंशन, डिस्काउंट रिटेंशन, जितना डिस्काउंट बढ़ेगा उतनी रिटेंशन बढ़ेगी। जितने मैं डिस्काउंट देता हूँ उतना ही वो रिटेन करेंगे। डिस्काउंट रेट, ओके, ठीक है। चलो हम इसको इसमें छोड़ेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन मॉडल इज डैश अफेक्टेड विद द इंक्रीज इन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। तो सही आंसर है फेवरेबली अफेक्टेड विद द इंक्रीजिंग विद द डिविडेंड पे करेंगे तो डेफिनेटली उसके फेवर में ही रहता है। तो सीधी सी बात है, वैसे भी रहती है। अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर्स मॉडल द वैल्यू ऑफ द शेयर इज डैश प्रोपोर्शन टू द D/P रेशो, डेट टू D/P रेशो, डेट टू प्रॉफिट रेशो। यहाँ तो डिविडेंड पे आउट रेशो लिखा है यार। डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम, मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, डिविडेंड टू प्रॉफिट रेशो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम कितनी आई है हमारी, और डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, मतलब इनकम के ऊपर डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, डिविडेंड टू पेमेंट प्रॉफिट, ठीक है। प्रोपोर्शन टू द
डिविडेंड टू प्रॉफिट रेशियो की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू वाल्टर द वैल्यू ऑफ द शेयर इज डैश प्रपोर्शन टू द DYP रेशियो. तो आई थिंक डी, नॉट रिलेटेड एट ऑल. वाल्टर द वैल्यू ऑफ द शेयर इज नॉट रिलेटेड एट ऑल द प्रोपोर्शन टू द DYP रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो से मतलब नहीं है. डिविडेंड जितना मर्जी पे करते रहो तुम, शेयर और डिविडेंड का आपस में रिलेशन नहीं है. एज पर वाल्टर्स मॉडल की बात हो रही है. वाल्टर कहता है भैया डिविडेंड जितना मर्जी दो, उससे आपका शेयर का प्राइस का कोई मतलब नहीं है. समझ गए कि नहीं समझे? वैसे भी तो यही बात होती है ना, डिविडेंड का ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होता है डिविडेंड का. The arbitrage process implies that the market value plus the current dividends of the two firms which are alike in all respects except dash ratio will be identical. तो इसको सही आंसर है वो एक, यानी DYP रेशियो will be identical. आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होता है, तो करंट डिविडेंड्स ऑफ द टू फर्म्स विच आर अलाइक इन ऑल, अलाइक मतलब सेम है और रिस्पेक्ट से, लेकिन उनका DYP रेशियो विल बी आइडेंटिकल, एक्सेप्ट DYP रेशियो विल बी आइडेंटिकल. अलाइक मतलब सेम ही तो होता है. कुछ क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है. चलो, अंडर व्हाट कॉम्बिनेशन इज द वाल्टर मॉडल इज सिमिलर टू हाइपोथेसिस विद रिगार्ड्स टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो बी आंसर है R इज इक्वल टू K. तो अंडर व्हाट कंडीशन द वाल्टर मॉडल सिमिलर टू हाइपोथेसिस. जब R K के बराबर हो जाता है, हमने किया था शायद क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, R K के बराबर हो जाता है तो दोनों मॉडल बराबर हो जाता है. रिगार्डिंग द शेयर्स, शेयर के हिसाब से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स. द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स. द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड होता है, हमेशा ध्यान रख लेना इसका. डी इज द राइट आंसर. द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स टू कंपनी शेल बी ट्रांसफर टू द, किस में जाना ट्रांसफर करना चाहिए, तो सही आंसर इसका बी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाना चाहिए वो. ठीक है, अनपेड डिविडेंड कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के लिए जाना चाहिए. चलो आगे आ जाओ. डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी मस्ट बी पेड इन, कितने दिनों में पे करना चाहिए, बी, यानी 30 डेज़ के अंदर अंदर. बेटा बच्चे 30 डेज़ के अंदर अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसको पे करना है. 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे करना है. समझ लो ये बात बहुत ध्यान से. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज पेबल बाय, डिविडेंड टू जो टैक्स है वो कौन पे करता है, शेयर होल्डर टू द गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, कंपनी टू गवर्नमेंट, होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी. तो सही आंसर है सी है, कंपनी टू गवर्नमेंट. जो टैक्स पे करती है डिविडेंड का वो कंपनी ही पे करेगी, वरना लोग कहाँ भागते फिरेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डज नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द टोटल डिविडेंड लाइबिलिटी. ठीक है, जो नहीं होता है, विच जनरली डज नॉट रिजल्ट, नहीं होता है इंक्रीज इन द टोटल डिविडेंड. अगर डिविडेंड की मेरी लाइबिलिटी बढ़ती जाती है, मुझे और देना तो उससे क्या इंक्रीज़ नहीं करता है, तो उससे शेयर स्प्लिट की का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, शेयर स्प्लिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. डिविडेंड्स आर पे आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जनरल रिजल्ट. इसका जो सही आंसर बेटा वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ द राइट आंसर. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बातें होती है, जब भी डिविडेंड की बात होती है तो आफ्टर टैक्स जो बचा नेट है हमारा उसकी बातें होती हैं. इन इंडिया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज़ पेड ऑन, कब पे करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो टैक्स पे करते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बोथ ए एंड बी. वो तो इसका सही आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी, यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के केस में होता है. डिबेंचर इज डेट, वहाँ पर डिविडेंड की बातें नहीं आती हैं, इंटरेस्ट की बातें आती हैं. इन इंडिया इफ़ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज़ नॉट पेड विद इन 30 डेज, इफ इट इज़ ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड इन 2, 3, 4, 7 डेज. तो उसका सही आंसर है सी, यानी 4 दिनों के अंदर. 30 दिन तक पे नहीं किया तो अगले 4 दिनों के अंदर उसको इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड में डाल देना है, 4 दिन के अंदर अंदर. 23rd कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी इज कंसिडर्ड एट, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर देना है. ये जो पॉलिसी है इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की कांस्टेंट चलता रहेगा, इसको कहते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिविडेंड पेमेंट, शेयर स्प्लिट, बोनस इशू, राइट इशू, बोथ बी एंड सी.
तो कौन सा नहीं है एक डिविडेंड पेमेंट, तो उसका सही आंसर है शेयर स्प्लिट कर रहे हैं, सिर्फ इसमें शेयर डिविडेंड की बातें थोड़ी हो रही है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, क्या एलिमेंट है एक डिविडेंड पॉलिसी का? प्रोडक्शन कैपेसिटी, चेंज इन द मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन कंटेंट, डेट सर्विस। तो जो सही आंसर है वो है इन्फॉर्मेशन कंटेंट। क्या है सी, इसका राइट आंसर है इन्फॉर्मेशन कंटेंट जो है वो एलिमेंट है एक डिविडेंड पॉलिसी का। इन्फॉर्मेशन कंटेंट एक डिविडेंड पॉलिसी का है, क्योंकि वो किस में डाल देते हैं, अगर 30 दिन का पे करना होता है, नहीं तो उसको अगले 4 दिनों के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो उनका एजुकेशन पॉलिसी होता है उसके अंदर वो डाल देते हैं इस फंड को। स्टॉक स्प्लिट इज़ ए फॉर्म ऑफ, स्टॉक को स्प्लिट करना है तो क्या है ये, डिविडेंड है, बोनस है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है, डिविडेंड इन काइंड है। तो इसका आंसर है सी, यानी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, सिर्फ और कुछ भी नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। 200 का शेयर 100 में कर दिया है, 10 का कर दिया, जो भी कर दिया है। 27 इन स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड में स्टॉक में डिविडेंड होते हैं। अथोराइज्ड कैपिटल ऑलवेज इंक्रीजेस, पेड अप कैपिटल ऑलवेज इंक्रीज, फेस वैल्यू पर शेयर डिक्रीजेज या मार्केट प्राइस पर शेयर डिक्रीजेज। तो सही आंसर इसका डी, यानी स्टॉक डिविडेंड की बातें करें तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिक्रीजेज, मार्केट प्राइस पर शेयर डिक्रीज कर रहे हैं इन स्टॉक डिविडेंड। इसका आंसर नेट पे मैं पढ़ रहा था, अ स्टॉक डिविडेंड इंक्रीजेज द, स्टॉक में पड़े हैं डिविडेंड मेरे अभी तक मैं दिया, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है ये, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाइल द वैल्यू ऑफ द कंपनी रिमेन्स स्टेबल, इट डाइल्यूट्स द बुक वैल्यू पर कॉमन शेयर एंड स्टॉक प्राइस देन रिड्यूसेस, ठीक है, तो स्टॉक प्राइस रिड्यूस होती है। तो इसका सही आंसर है मार्केट वैल्यू जो पर शेयर है वो डिक्रीज करती है स्टॉक डिविडेंड के केस, स्टॉक डिविडेंड, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन लिटनर मॉडल, लिटनर मॉडल के केस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, तो डी इसका सही आंसर है प्रोसीडिंग ईयर ईपीएस को नहीं मानते हैं, पिछले साल के आप ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को नहीं मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट नहीं है फॉर द डिविडेंड पेमेंट फॉर ईयर, एक साल के लिए डिविडेंड पेमेंट करनी है इसलिए क्या वैलिड नहीं है, कैश फ्लो पोजीशन, प्रॉफिट पोजीशन, पेड अप कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर द डिविडेंड पेमेंट फॉर ए ईयर, रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट relevant for the dividend payment for a year. Which of the following is not relevant for the dividend payment for the year? Retained earning. इस retained earning को डिविडेंड से बिल्कुल अलग ही रखते हैं, वो कंपनी अपने लिए रखती है, उसके बाद जो बचता है उसकी हम डिविडेंड की बातें करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना, रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल डिफरेंट रहती है। कैश बजट डज नॉट इंक्लूड, कैश का बजट, कैश में बजट के डज नॉट इंक्लूड इशू ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेबल, टोटल सेल्स फिगर या पोस्टल एक्सपेंडिचर। तो सही आंसर है इसका सी, टोटल सेल्स फिगर की बातें कैश बजट में नहीं होती, तो सेल्स हमेशा एक्रूअल बेसिस का में चलता है मेरे हिसाब से, तो कैश बजट में नहीं इंक्लूड होता है टोटल सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव टू होल्ड द कैश, कैश को होल्ड करने का मोटिव नहीं है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोटिव या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका सी, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोटिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव टू होल्ड द कैश, कैश को हम पकड़ के रखे हैं, क्यों, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते, कैश से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे हो जाएगी, हमारा मोटिव नहीं होता कभी भी। आगे 32, check deposited in bank may not be available for the immediate use due to net float, receipt float, payment float या playing the float। तो सही आंसर है इसका बी, यानी receipt float। checks deposited in the bank may not be available for the immediate use due to receipt float। अब ये पता नहीं क्या होता है receipt float। तो float का मतलब बेसिकली float इज डबल काउंटेड मनी है, पेड सम विच due to delays in the processing appears simultaneously in the accounts of the payer and payee, ठीक है, तो डिलेज की बातें होती हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्लेइंग, रिसीट फ्लोट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रिसीट फ्लोट, क्योंकि उसे हमने रिसीट तो कर लिया ना, चेक को रिसीट तो कर लिया, तो रिसीट फ्लोट की बातें होंगी, ठीक है, हम पेमेंट करने नहीं जा रहे हैं, चेक मतलब हम रिसीव करने जा रहे हैं, तो रिसीट फ्लोट की बात होंगी यहाँ पर बी, ठीक है, फ्लोट मतलब डिले।
33 पे आओ, द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड द पासबुक मे बी ड्यू टू फ्लोट फैक्टरिंग ओवरड्राफ्ट इन द नदी। तो सही आंसर है इसका फ्लोट के करके डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, समझ गए, डिले होता है क्योंकि बैंक में। कंसंट्रेशन बैंकिंग हेल्प्स इन कंसंट्रेशन से वो बैंकिंग कर रहे हैं, इसको मतलब क्या है 34 का बी, इंक्रीजिंग द कलेक्शन। ठीक है, बैंकिंग का मतलब इसको बढ़ाना, कलेक्शन को बढ़ाना, तो कंसंट्रेशन बैंकिंग इज इंक्रीजिंग द कलेक्शन। ठीक है, द ट्रांजेक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग कैश, ट्रांजेक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग कैश को होल्ड करके रखा है, क्यों? क्या सेफ्टी कुशन है, डेली ऑपरेशन है, परचेज ऑफ एसेट है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ द कैश को होल्डिंग का बी का है, बी है, यानी डेली ऑपरेशन के लिए हम होल्ड को कैश करके रखते हैं, ट्रांजैक्शन वाला डेली ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिड्यूस्ड टू मिनिमम, रिड्यूस टू मिनिमम लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम बाय अ फर्म, शुड बी रिड्यूस्ड मिनिमम बाय अ फर्म, इसको मिनिमम रिड्यूस करना चाहिए। रिसीट फ्लोट, पेमेंट फ्लोट, कंसंट्रेशन बैंकिंग, या वाला दिबो, तो इसका सही आंसर है ए, यानी रिसिप्ट फ्लोट को मिनिमम होना चाहिए, रिड्यूस शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। ठीक है, जब भी हमें चेक डाला तो तुरंत आ जाना चाहिए। आगे, कैश रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द स्पेसिफिक पेमेंट शुड बी इन्वेस्टेड विद एन आई ऑन, कैश रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द स्पेसिफिक पेमेंट शुड बी इन्वेस्टेड विद एन आई ऑन यील्ड पे, मैच्योरिटी पे, लिक्विडिटी पे, ऑल ऑफ द बेटा सारे फैक्टर देखने चाहिए इसके अंदर। डी इज द राइट आंसर। मिलर और मॉडल डील्स विद द ऑप्टिमम कैश बैलेंस की बात करता है ये मिलर और मॉडल कैश की बात करता है, ऑप्टिमम कैश की बातें करता है। ठीक है, और ऑप्टिमम कैश बैलेंस की बात करता है। फ्लोट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू किसकी बात करता है? फ्लोट, सही आंसर है ए, यानी कैश मैनेजमेंट की बात करता है। फ्लोट मतलब कैश की बात, जब भी फ्लोट आ गया तो कैश पे पहुंच जाना था। ठीक है, फ्लोट मतलब कैश पे पहुंच जाना था। ठीक है, 40 पे आ जाओ। जब तुम पानी में फ्लोट कर, वैसे सोचो फ्लोट नहीं मतलब फ्लोट करना, वैसे तो जनरली फ्लोट मतलब डिले होता भी होने पड़ा है जब पेमेंट उसके अंदर, तो फ्लोट में पानी में फ्लोट कर रहे हो तो वो कैश तुम्हारे पास तुमने अपने ऊपर रखा हुआ है, तुम फ्लोट कर रहे हो, तुमने अपने ऊपर कैश भी रखा हुआ है। ठीक है, 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्या नहीं होता है? बी, यानी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कैश बैलेंस, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मिनिमाइजेशन ऑफ द कैश बैलेंस की होता है, मैक्सिमाइजेशन भी करते हैं, जीरो कैश बैलेंस भी रखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की बातें नहीं होती हुई, जो फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैश मैनेजमेंट की ऑप्टिमाइज करना है, नहीं। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैश बजट की जब बातें करते क्या सही नहीं है, तो ए है, कैश बजट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट, कैश बजट एक्रूअल पे कभी भी नहीं होता है। 42, बेयूमोल्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू ए, मिनिमाइजेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट। ठीक है, बायूमोल मोल तोल मोल के बोल, तो मिनिमाइजेशन की बात करते हैं। मोल क्या होता है? वायु हवा, मिनिमाइजेशन बहुत मिनिमम होती है, वायु का इतना मिनिमम है, इतनी छोटी है कि दिखती भी नहीं है। वायु मोल मॉडल, मिनिमाइजेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड बाय द मिलर और मॉडल, कैश की बातें करते हैं, तो ठीक है, डी इसका सही आंसर है। टोटल नॉट कंसिडर्ड, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश की बात नहीं करता, सालाने की बात नहीं करता है, होल्डिंग कॉस्ट की बात करता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करता है, वेरिएबिलिटी इन द कैश रिक्वायरमेंट की बात करता है, लेकिन टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश की बात नहीं करता है ये मिलर और मॉडल। और हमने भी पढ़ा है ना ये 43 में हम देख रहे हैं, मिलर और मॉडल हमने देखा था। हाँ, हमने कहा था इसमें क्या है, इसका आंसर था हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस की बात हम ये कर रहा था मिलर और, ठीक है, मिलर और कर रहा था ऑप्टिमम कैश बैलेंस की बातें, लेकिन हमारा मोटिव नहीं होता कभी भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हमने पढ़ा है। 45 पे आ जाओ। 45 पे आ जाओ, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैश मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्या सही नहीं है, तो ए है, कैश बजट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट, कैश बजट एक्रूअल पे कभी भी नहीं होता है। 46,
कैश मैनेजमेंट में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, तो मिलर और मॉडल को कंसिडर नहीं करते मोस्टली, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 43 विच इज़ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड बाय मिलर और, उसको सालाने की बात नहीं करता, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश की बातें नहीं करता है वो, ऑप्टिमाइजेशन की करता है, लेकिन जनरली हमारा बेसिक उद्देश्य जनरली नहीं रहता ऑप्टिमाइजेशन। 44 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं? डी हाई मार्केटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल हैं तो बेटा मार्केटेबिलिटी ज़्यादा ही होगी ना उसकी, तो शॉर्ट टर्म है तो उसकी हाई मार्केटेबिलिटी होगी, हाई रिस्क हाई रिटर्न हाई सेफ्टी ये तो नहीं होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर प्राइमरली क्या होती हैं? इसका आंसर है सी, यानी वो शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी छोटे टाइम के, थोड़े टाइम के लिए उधार ले लेना, शॉर्ट टर्म डेट टाइप की होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ली, मेरे पास पड़ी थी 20 शेयर, ये उधार पे दे दो तुम्हें, ठीक है, मुझे पैसा दे दो, मुझे अर्जेंटली चाहिए, ठीक है, वो जो भी इंक्रीज़ होगा प्राइस में वो तुम रख लेना, लेकिन बाद में मुझे वापस कर देना मेरे शेयर। तो ये है शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है प्राइमरी शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट की बातें होती हैं, ठीक है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। ट्रू और फॉल्स हम छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव ये भी छोड़ देंगे, छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल आगे हमारा, आगे 11th चैप्टर पेज नंबर 95, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये तो मेरा चैप्टर है भी कि नहीं पता नहीं। अ न्यू मशीनरी इज प्लेस्ड in place of old equipment due to technological changes is termed as D modernization। न्यू मशीनरी को डाला इन प्लेस ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉल्ड कहते हैं इसको मॉडर्नाइजेशन। सेटिंग अप द एंटायरली न्यू प्रोजेक्ट विच इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड व्हाट? बी, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। द कॉन्ट्रैक्टर लाइक टेक्स complete responsibility to construct, erect, commissioning and supply the plant and keeps it ready to operate by the owner is called what? कहते हैं उसको कहते हैं EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ ऑप्शन, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ ऑप्शन, तो वो है सी, मोस्ट एफिशिएंट प्लान होता है टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, टाइम कॉस्ट कैसे चलते हैं, मोस्ट एफिशिएंट प्लान होता है वो हमारा। A contractor in which the price payable to the supplier or services is determined on the basis of actual cost of production, actual कितना cost पड़ रहा है production of the supplier or services concerned plus profit either at the fixed rate per unit or at the fixed percentage of the actual cost of the production is referred as B, a cost plus project कहते हैं उसको, cost plus project कहते हैं उसको, समझ गए बात को। प्राइस पेबल टू द सप्लाई सर्विस डिटरमिन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द सप्लाईज ऑफ द सर्विसेज कंसर्न प्लस प्रॉफिट इधर एट ए फिक्स्ड रेट पर यूनिट और एट ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज रेफर्ड एज कॉस्ट प्लस प्रोजेक्ट कहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ मैं जिसमें मुझे खर्चा पड़ रहा है और मैं नहीं कर पाऊँगा उसको जब तक कि मुझे बीच बीच में उसका कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, मेरे खर्चे का कुछ ना कुछ भरपाई होती रहे, ठीक है, तभी वो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है कि मेरे इतने ज़्यादा संसाधन लगते, इतने लॉन्ग टर्म का होता है, बट इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर मी, मतलब मैं कर नहीं पाऊँगा। तो पहले साल में जब कुछ करूँगा तो चाहते जितना भी काम किया मैंने कुछ, तो मेरे घर में खर्चे हो रहे हैं ना, जैसे भी देना है, मतलब ऐसा तो फिक्स्ड रेट पर यूनिट के हिसाब से दे दो या फिक्स परसेंटेज दे दो ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट में एक्सपेंडिचर किया उतना मुझे दे दो, ठीक है, वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, मैं सेटिस्फाई रहूँगा, ठीक है, काम चलता रहेगा, कोई बात नहीं, पैसा आ रहा है, फिर नेक्स्ट डे फिर मैं कर पाऊँगा, और फिर मुझे दे दो कितना खर्चे मेरे हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे खर्चे अगर मुझे देते रहेंगे तो मैं उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है, कहते हैं कॉस्ट प्लस, ठीक है, इसको आपको खर्चे देते रहते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रोजेक्ट। बी इज द राइट आंसर। ट्रू और फॉल्स हो गया। चैप्टर नंबर 12 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कौन सी हैं? IRR of a project is that rate where NPV tends to be
IRR ऑफ द प्रोजेक्ट रेट, NPV क्या होती है, 1 होती है, 0 होती है, लेस देन 1 होती है, मोर देन होती है, क्या लिखा है B, यानी जहाँ पर NPV 0 होने की कोशिश करती है वहाँ पर IRR ऑफ द प्रोजेक्ट होते हैं। NPV कहाँ पर टेंड टू बी 0, 0 B इज़ द राइट आंसर। तो वहाँ पर वो IRR रहती है, NPV 0 हो जाती है जब, ठीक है, NPV 0 जब होती है तो IRR की बातें आती हैं, ठीक है। Estimate the future cash flow should not include estimate of the future cash flow should not include a income tax receipts and payments। इनकम टैक्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स की जो बातें होती है तो फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में उसमें इसको इंक्लूड मत करना, फ्यूचर कैश फ्लो में इसको इंक्लूड मत करना। वाइल एनालाइजिंग द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस द ओनली रेलेवेंट मेजर टू कंसिडर इज, ओनली रेलेवेंट मेजर क्या है जो कंसिडर करना चाहिए, सी है वो है इसका आंसर, वो है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। ओनली रेलेवेंट मेजर इंक्रीमेंटल कितना कैश फ्लो हो रहा है वाइल एनालाइजिंग द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कैश फ्लो की बातें क्या वहाँ पर हम करेंगे कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना हो रहा है। The relation between the terminal value Tn and the present value Po is given by the equation। कैसे निकालेंगे टर्मिनल वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू, जो बी इसका राइट आंसर है। टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू मतलब हमारी बात है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसको नाम चेंज कर दिए बस, टर्मिनल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। The net present value model of the capital budgeting assumes that the cash flows are reinvested at D discount rate used in the analysis। NPV में हमेशा discount rate की बात होती है। The accepted measure of general inflation based on the assumed expenditure pattern of an average family is retail price index। It is the right answer। acceptable measure of general inflation की बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द assumed expenditure pattern ऑफ एन एवरेज फैमिली की बात करता हूँ तो वो रिटेल मार्केट में जो प्राइस है रिटेल प्राइस इंडेक्स को लेके चलता है, किसमें, रिटेल प्राइस इंडेक्स को लेके चलता है, ठीक है। तो हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे आज, पेज नंबर 98 पर हम इसे ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है।